व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी तेजी में उजलत में कानून साजियां हो रही हैं। ये हुकूमत जाते जाते बड़े अहम सेंसिटिव किस्म के मामलात है जिनको छेड़ रही है। और जैसे मैंने आपको पहले भी उस दिन बताया था कि पैमरा तरमीमी बिल लाया गया, फिर उसके बाद जिस तरह से इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई हैं, ये भी बड़ा सेंसिटिव मामला था जिसमें निगरान हुकूमत को बड़े ज्यादा इख्तियारात दे दिए गए। और फिर उसके बाद तीसरा एक अहम बिल जो है वो मंजूर किया गया है आज, आर्मी एक्ट में तरामीम का। और इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं वो आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करेंगे आज के वीलॉग में। इसके साथ साथ आपको बताऊंगी मैं इमरान खान साहब की जो अदालत पेशियों से मुतालिक अदालत से क्या खबरें हैं, आज का दिन रिलीफ का रहा या तकलीफ का रहा, तो ये भी डिस्कस करेंगे। और लास्टली आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के जो शेर हैं, अली मोहम्मद खान साहब जो रियल शेर हैं, वो रिहा हो गए हैं। उनकी रिहाई क्यों कर मुमकिन हुई, और शहरियार आफरीदी के बारे में भी यही अदालत का हुक्म है कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, लेकिन क्या वो भी रिहा हो पाएंगे या नहीं, तो ये और बहुत कुछ है जी आज के वीलॉग में। पहले आपसे रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में भी इस चैनल से मुतालिक बताएं। अच्छा जी, आज जाते हैं अब जरा इस तरफ के क्या कानून साजियां हो रही हैं। व्यूअर्स, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जाते जाते जब बिल्कुल 10-15 दिन इस हुकूमत के रह गए हैं, उसमें ये हुकूमत बड़ी उजलत में कानून साजियां कर रही है। और आज तो हद हो गई है, यानी एक ही दिन में बल्कि एक घंटे में 29 कानून पास किए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इन कवानीन की हैसियत क्या है, जिनके ऊपर ना तो प्रॉपर बहस मुबाहिसा हुआ है, ना स्टेक होल्डर से मुशावरत हुई है, ना ड्यू प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं, ना कोरम उस तरह से पूरा होता है, बल्कि सेनेट का और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाकर यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि जनाब फटाफट से ये कानून साजियां कर ली जाएं। तो इसी से पहले तो बदनीयती जो है ना वो बड़ी वाजे हो जाती है और सामने आ जाती है कि जनाब अगर आप इतना ही शफाफियत से कानून साजी कर रहे हैं तो फिर आपको जरूरत क्या है कि आप इतनी तेजी उसमें दिखाएं। तो बड़ा सिंपल है ये कि आप ड्यू प्रोसीजर फॉलो करें, लेकिन ऐसे लग रहा है कि पीछे कोई खास डंडा है और उस डंडे के बलबूते पर बड़ी तेजी से हाँका जा रहा है कि चलो चलो जल्दी करो, ये भी करके जाओ, ये भी करके जाओ। तो कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है। और इसी में आज आर्मी एक्ट में तरामीम की गई है। आर्मी एक्ट में तरामीम का जो बिल था ये 11 सफ़हात पर मुश्तमिल था। और आज के रोज हमने ये भी देखा कि सेनेटर रजा रब्बानी साहब, जो न जाने हम तो बचपन से ही उनको सेनेटर देख रहे हैं, कब से वो सेनेटर हैं, उन्होंने आज फिर, चूंकि वो बड़े जमहूरियत के हमेशा लंबरदार बनते हैं या बनने के दावेदार होते हैं, तो आज जब आर्मी एक्ट का ये जो बिल था ये पेश किया गया तो उन्होंने इसे वॉक आउट किया है पास होते वक्त। और उनका इस पर एतराज ये था कि बड़ी तेजी और उजलत में ये बिल पास हो रहा है, और उनका मानना ये था कि जनाब इसमें जो ड्यू प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं हुआ। क्योंकि यूजुअली जो आप देखें कि बिल्स लाने का तरीका कार होता है कि कौमी की असम्बली की जो कायमा कमेटी होती है या सेनेट की जो कायमा कमेटी होती है, वहां पर ये बिल आते हैं, वहां पर मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट की जमातें, उनके अरकान के नुमाइंदे मौजूद होते हैं और वो वहां पर डिस्कशन करते हैं, स्टेक होल्डर से बात होती है, फिर एक मुसविदा तैयार होता है, फिर बिल आता है कौमी असम्बली में या सेनेट में, और फिर उसके बाद उसको डिस्कशन के लिए लाया जाता है, ओपन डिबेट होती है और हर कोई इस पे बात कर सकता है। और फिर उसके बाद देखा जाता है कि उसमें कोई तरामीम करनी हो, तजावीज हो, उनको इंक्लूड, तो एक पूरा प्रोसीजर है। लेकिन ये क्या कि आनन फानन एक घंटे में अगर आप 29 बिल लेकर आ रहे हैं तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इन बिल्स का क्या मकसद हो सकता है। क्या इसके ऊपर कोई डिबेट हुई है, क्या इसके ऊपर किसी किस्म की कोई ऑपोजिशन की राय ली गई है, स्टेक होल्डर से पूछा गया, कुछ नहीं, बस धड़ाधड़ काम ये हो रहा है। और आर्मी एक्ट में जो तरामीम की गई हैं वो मैं आपके सामने जरा रख देती हूँ डिटेल में। एक तो इसमें ये तय किया गया है कि जनाब जो भी कोई शख्स जो कि फौज में हसास ओहदे पर रहा हो, तैनात रहा हो, वो 5 साल से पहले सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग तरमीम है। यानी इससे पहले 2 साल की मियाद थी कि अगर आर्मी चीफ हो या कोई भी ऐसे ओहदे पर जो तैनात रहा हो अहम ओहदों पर, अगर वो शख्स बाद में कभी सियासत ज्वाइन करना चाहता है तो 2 साल की मियाद थी कि 2 साल के बाद वो कर सकता है, लेकिन अब इसकी मुद्दत बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। तो इस पर मैं बसद एहतराम ये सोच रही थी कि बाद में तो किसी पे भी एतराज नहीं है, भले कोई दूसरे महीने भी आकर कर लेगा तो वो क्या कर लेगा सियासत में आकर, अगर 2 महीने बाद भी कर रहा है। प्रॉब्लम तो हमारे मुल्क की हिस्ट्री के साथ ये है, जो हमें हिस्ट्री बताती है कि प्रॉब्लम्स तो वहां से शुरू होते हैं जब ऑन जॉब रहते हुए कोई सियासत में मुदाखलत करता है, और सियासत में मुदाखलत नहीं करते, पूरी पूरी सियासत करते हैं। ये मैं इन तमाम डिक्टेटरों के एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ जो हमारे इस कंट्री ने देखा है कि किस तरह से ओहदों पर रहते हुए ISI चीफ्स हों
या आर्मी चीफ्स हों, वो किस तरह से बराह रास्त सियासी जमातों को कंट्रोल करते हैं, सियासी निज़ाम को कंट्रोल करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को इवन कंट्रोल करते दिखाई देते हैं, और बाद में वो ये सब एडमिट करते हैं। ये कोई हम इल्जामात नहीं लगा रहे, ये अभी आपके हाल ही में जो रिटायर हुए हैं आर्मी चीफ बाजवा साहब, उनके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं जो कि बता रहे हैं कि वो ओहदे पर रहते हुए क्या क्या जो कारनामे हैं वो करते हैं सियासत में। तो हमें तो प्रॉब्लम सर उन लोगों से, हमें जो ओहदे के बाद रिटायर होकर सियासत करते हैं उन पर तो किसी को एतराज नहीं है। तो अगर कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए थी तो मेरा ख्याल है इस हवाले से होनी चाहिए थी, लेकिन सख्ती इस चीज पर होनी चाहिए कि ओहदे पर रहते हुए कोई सियासत में मुदाखलत ना करे, ओहदे के बाद का तो कोई इशू नहीं है। फिर इसमें जो एक और काम किया गया वो ये कि जी जो कोई भी ऑफिसर है आर्मी का, उसको आर्मी चीफ को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपनी मर्जी से उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर सकता है। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी इससे पहले आर्मी चीफ को तो हमने एक्सटेंशन देखी थी मिलते हुए, लेकिन अब हम ये भी देख सकते हैं कि आर्मी चीफ अपनी मर्जी से किसी भी ऑफिसर को इवन एक्सटेंशन दे सकता है। 60 साल की उम्र तक अगर वो शख्स नहीं पहुंचा, वो ऑफिसर नहीं पहुंचा, और आर्मी चीफ समझते हैं कि जी उनको इस ओहदे पर रहना चाहिए, कोई भी ब्रिगेडियर हैं, कोई मेजर जनरल हैं, या कोई मुख्तलिफ जो ओहदे होते हैं फौज में उनके ऊपर बराजमान है और वो समझते हैं कि उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, ISI चीफ हैं या कुछ भी, तो वो उनकी आसानी से मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे सकते हैं, और जब तक कि वो 60 साल की उम्र में ना चले जाएं। तो ऑफिसर्स के लिए ये बाकायदा अब कानून साजी कर दी गई है। इसके साथ साथ इसमें ये भी किया गया है जनाब कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी करता है और पाकिस्तान के खिलाफ कोई राज अफशा करता है, फौज के बारे में कुछ गलत बात करता है या अफशा करता है उसकी कोई राज, तो उनके खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो ये अब इसमें एक अमेंडमेंट हमें नजर आ रही है कि अब इसमें से ये मेंशन नहीं किया गया कि जिस सिर्फ फौजी ही होंगे जिनके ऊपर ये आर्मी एक्ट लागू होगा, बल्कि कोई भी शख्स जो ऐसा करने का मजाज हो, मुर्तकिब हो, तो उसके खिलाफ इन्हीं कवानीन के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो कानून साजी हुई है इसके मुताबिक तो फिर कोई भी सिविलियन, चाहे वो किसी भी पार्टी का सरबराह हो, कोई पार्टी के मेंबर्स हों, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी अगर वो तय पाता है कि जनाब वो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बात की है या अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश के मुर्तकिब हुए हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और मौजूदा हालात के तनाजुर में बड़ा रेलेवेंट भी है। और ये तमाम जो आपके मुख्तलिफ दिए जा रहे हैं तरामीम, उससे ये अंदाजा ये हो रहा है कि आगे की कुछ तैयारी हो रही है। भले वो हम इलेक्शन एक्ट को देखें, भले हम वो आर्मी एक्ट में तरामीम को देखें, तो इनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर जिस अंदाज से ये इनकी तरामीम हो रही हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सारी कानून साजी में। अल्लाह ये बेहतर करे जी पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये जो आज कानून साजियां बड़ी तेजी में हुई हैं, खुद हुकूमती जमात के लोगों को भी इस पर तहफुजात हैं जो कि मैंने आपको बताए भी हैं। आगे चलते हैं जी, अब आते हैं खान साहब के आज के जो मुकदमात थे उनकी पैरवी में क्या कुछ होता रहा कार्रवाइयों में। इसमें जी तोशा खाना ट्रायल केस के हवाले से उनका जो मसला है इस वक्त चल रहा है, आपको पता है हुमायूं दिलावर के मामले पर। एक तो उन्हें ये एतराज है कि ये अदालत सुनने की मजाज नहीं है, उसका दायरा इख्तियार नहीं है। दूसरा एतराज ये कि जो जज साहब हैं वो पर्सनल हैं, उनके ऊपर एतमाद नहीं है। और ये दोनों बातों को चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पे कोई खातिर खा स्टे नहीं दिया, तो फिर बात चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप पहले हमारे पास आ गए हैं, लेकिन पहले आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का ही इंतजार करना चाहिए। तो लिहाजा उन्होंने वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दिया था ये मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके ऊपर आज समाअत हुई, तो फिर काफी ताखीर हुई, ये वो डिले करते कराते महफूज हो गए फैसले। और अल्टीमेटली जो फैसले आए वो क्या थे? वो ये थे कि इमरान खान साहब का जो जज का एतराज था उसको उन्होंने कहा है कि हम सुनेंगे, और उसकी जो उनकी वेबसाइट के ऊपर या जो फेसबुक अकाउंट की जो ट्वीट्स हैं उसके ऊपर फोरेंसिक वगैरह करवाने के उन्होंने कुछ ऑर्डर्स दिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये मामला अब अगले हफ्ते में हम देखेंगे पूरे फोरेंसिक रिपोर्ट्स के साथ। दूसरा जो उन्होंने ये कहा था कि जी दायरा इख्तियार है या नहीं, उसका भी उन्होंने कहा है कि हम अगले हफ्ते ही फैसला करेंगे। तो अल्टीमेटली उन्होंने कोई फौरन स्टे नहीं दिया, कार्रवाई नहीं रोकी कि जी फिलहाल कार्रवाई रोक दें, पहले इन मसलों को निपटा लें फिर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ऐसा नहीं कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बस ये कहा है कि अगले हफ्ते हम इन मामलात को देखेंगे जो इमरान खान साहब ने उठाए हैं तोशाखाना ट्रायल केस में। तो एक इस तरह से ये मामला है, इस ना खत्म हुआ है और ना ही आप ये कह सकते हैं कि जी इस पे बड़ा कोई रिलीफ मिल गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एंटरटेन नहीं हुआ। फिल वक्त अब पीर तक कार्रवाई जो है तोशाखाना केस की वो मुलतवी हो गई है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुख्तलिफ केसेस हैं वो अगले हफ्ते अब चलेंगे। तो देखेंगे कि जी जज हुमायूं दिलावर साहब ही
کریں گے اس پہ سماعت یا نہیں. ایک اور جو اس میں کیس تھا عمران خان صاحب کی اہلیہ سے متعلق، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان اور اہلیہ کا ایک اور کیس جو تھا وہ سپرا صاحب دیکھ رہے تھے، طاہر سپرا صاحب، تو ان کے اوپر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف آیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم ہے کہ وہی ان کے کیسز کو دیکھیں گے، تو وہ بہرحال اپنے کیسز کی سماعت جاری رکھیں گے. تو یہ تو ایک چیز جو ہے وہ اب کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی ہے. باقی ایک اور اہم خبر جو آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ عمران خان صاحب کی جو براہ راست تقاریر پر پابندی تھی اس کو نشر کرنے کے حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور یعنی اب ان کو اجازت مل گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو تقاریر ہے ان کو براہ راست نشر کیا جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آئے گا. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یوں تو مریم اورنگزیب صاحبہ بھی حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ کہہ گئی تھی کہ آپ نام بھی لیں عمران خان کا، تصویر بھی چلائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک ان سین ممانعت ہے، اور کچھ خلائی مخلوق ہیں جو آرڈرز دیتی ہوئے ہیں کہ جی یہ نام اور یہ تصویر نہیں آنی چاہیے، اور کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کی تقریر کو براہ راست نشر کیا جائے. کورٹ نے البتہ یہ آرڈر دے دیے ہیں، لیکن کورٹ کے آرڈر کی وہی حیثیت ہوگی جو اس سے پہلے 14 مئی کے الیکشن بھی آپ نے دیکھ لیا ہو گئے تھے، تو بس اسی طرح کا یہ بھی ہے. لیکن بہرحال فیصلہ عمران خان کے حق میں ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو یہ تو جی کورٹ کے حوالے سے خبریں تھی. کورٹ نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروا دیا ہے، اور وہ ہے اسلام آباد کے بجائے پشاور ہائی کورٹ. یعنی پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا علی محمد خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اس پر عمل درآمد ہو گیا، اور عمران خان صاحب کا ایک تگڑا شیر یعنی علی محمد خان صاحب رہا ہو کر واپس اپنے گھر آ گئے ہیں. 80 دن کی انہوں نے جیل کاٹی ہے، 80 دن کی، اور 8 مرتبہ اس دوران وہ گرفتار ہوئے. اس سے پہلے 7 مرتبہ ان کو ضمانتیں دی گئیں عدالتوں کی جانب سے، لیکن پھر انہیں دوسرے کیسز میں گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور آخر میں تو یہ ہوا کہ جب کوئی کیس کی ضمانت نہیں باقی بچی تو انہیں ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ایم پی او کے تحت گرفتار کیے جاتے ہیں یہ بیسیکلی وہ شک ہے جس کے تحت نقص امن کا خدشہ ہو. یعنی اگر جو شہر کا کمشنر ہے اس کو یہ کوئی خبر آئے، شکایت آئے کہ جی یہ شخص کوئی نقص امن کا خدشہ پیدا کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی فساد ہو سکتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ بند کیا جائے، تو اس خدشے کے پیش نظر اس شخص کو نظر بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہی معاملہ یہاں پر کیا گیا کہ جب کوئی اور کیس نہ ملا تو انہیں نظر بند کر دیا گیا ایم پی او کے تحت، جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف بھی ظاہر ہے پٹیشن گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی بس ٹھیک ہے رہا کر دو، اللہ اللہ خیر صلاح اور چلے گئے، بلکہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ڈی سی مردان تھے ان کو وہاں پر طلب کر لیا عدالت میں، اور کہا کہ اگر علی محمد خان صاحب کی رہائی کو ممکن نہیں بنایا جاتا تو پھر وہ پھر دیکھیں گے کہ یہ نہ ہو کہ کمشنر صاحب کے خلاف ہی کارروائی شروع ہو جائے. تو جب جج صاحب نے یہ کہا تو پھر فوری علی محمد خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ عمل میں آ گئی. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر عدالتیں تھوڑا سا اپنا سٹینڈ لیں اور اپنا فیصلہ اس کو امپلیمنٹ کروانے کے اندر اپنی تھوڑی سی طاقت دکھائیں تو اتنا بھی گیا گزرا معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل کوئی آپ کو نہیں سنے گا یا بات نہیں سنی جائے گی. تو کہیں نہ کہیں آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے. علی محمد خان صاحب پرچم لیے گلے میں پاکستان کا 80 دن بعد رہا ہو گئے جیل سے اور اپنے گھر چلے گئے. انہیں بڑا زبردست ویلکم مل رہا ہے ہر طرف سے، اور میرا خیال ہے ملنا چاہیے. آپ پی ٹی آئی کے بہت سارے سیاسی معاملات سے اختلاف کریں بھلے نہ کریں، لیکن اس مشکل ٹائم میں جو علی محمد خان صاحب نے گزارا ہے اور عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھائی، اپنی جماعت کے ساتھ وفاداری نبھائی، تو کم از کم ان کی جماعت کی تاریخ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے دل میں یقینی طور پر انہوں نے بڑی جگہ بنائی ہوگی، جو پہلے بھی وہ بنائی ہے انہوں نے اور مزید بن گئی ہوگی. کیونکہ اصل میں بہت سارے قریبی لوگ جو عمران خان صاحب کے تھے اسی مشکل وقت میں عمران خان صاحب کو چھوڑ کے گئے ہیں، برداشت نہیں کر سکے صعوبتیں، مشکلیں، اور کچھ تو ایسے تھے کہ جو ایسے موقع پرست ثابت ہوئے کہ جا کے نہ صرف یہ کہ خاموشی سے چھوڑ کے گئے بلکہ الٹا جا کے عمران خان صاحب کے خلاف بولنا بھی شروع کر دیا. تو اس طرح کے بھی ہم نے لوگ دیکھے اس مشکل وقت میں عمران خان صاحب کے. لیکن علی محمد خان صاحب وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں عمران خان صاحب وجہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان سے وفا نبھائی ہے اور ہر طرح کے حالات کا سامنا کیا ہے. تو علی محمد خان صاحب کو رہائی مبارک ہو. لیکن 2-3 باتیں یہ جو ہے بڑی واضح ہے، اس سے پتہ چلتا یہ ہے ہمیں کہ جناب اگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو تو کتنی دیر کوئی بند کر لے گا. آخرکار انہیں رہائی مل ہی گئی. تو اگر باقی لوگ بھی اسی ڈٹرمنیشن کا مظاہرہ کریں، ویسے تو جو بھی زیادتی ہے ایک دن بھی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جی جیلیں کاٹ رہے ہیں تو کاٹ لیں، لیکن
یہ ہے کہ آپ کا جو پھر ڈٹرمنیشن کا لیول ہے وہ پھر اس طرح چیک ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ پھر آپ کتنے تگڑے تھے اور واقعی آپ لائن تھے یا نہیں. تو علی محمد خان صاحب نے دوبارہ سے لائن ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ جہاں وہ شخص حکومت کے ایوان میں بیٹھ کر ساروں کے سامنے، سینکڑوں کے سامنے اتنی دبنگ تقریر کرتا ہے تو وہاں وہ جگرا اس کا نظر آتا ہے، تو وہیں اس نے یہاں پر بھی اپنا جگرا شو کیا ہے کہ وہ جیل کی صحبتوں کے باوجود بھی اپنے نظریے کے ساتھ بہرحال کھڑا رہا ہے. اور جج صاحب کو بھی جو ہے اس پر آپ دیکھیے کہ جہاں انہوں نے اس فیصلے پر عمل درآمد کروایا. دوسری جانب شہریار آفریدی صاحب کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا ہے، دیکھتے ہیں اس پہ بھی عمل درآمد ہوتا ہے نہیں، لیکن انہوں نے بھی بڑی مشکل کاٹی ہے کہ جن کے بھائی، جن کی بہن کا انتقال ہوا، انہیں جنازے تک میں شامل نہیں ہونے دیا گیا. طبیعت بھی ان کی خاصی خراب ہوئی، بیچ میں بہت کچھ انہوں نے بھی جھیلا ہے، لیکن وہ بھی اپنے نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں. تو کافی زیادہ یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ اچھے سے اب پہچان کر سکتے ہیں کہ کون ان کا ساتھی تھا اور کون صرف موقع پرست تھا. تو آج یہیں پہ اس ویلاگ کو سمیٹتے ہیں. کچھ اور خبریں وہ آپ سے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں شیئر کرتی ہوں. اپنا خیال رکھیے. اللہ.